नमस्कार दोस्तों, इलाइट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान भाग 2। इससे पहले भाग 1 देख चुके हैं, अब ये भाग 2 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सरहद पे हमारे 20 जवान शहीद हुए उनको मेरा सशस्त्र नमन, और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करता हूँ। और जो चीट कर रहा है हमारे देश के साथ वो गलत है, और चीनी सामान का हमें बॉयकॉट करना चाहिए, जिससे हमारा देश अपने दम पर खड़ा हो सके और हमें प्रधानमंत्री जी की लोकल फॉर वोकल की बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए धन्यवाद। इसके साथ शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर आज का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण एक्ट। तो सबसे पहला एक्ट जो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये उस समय जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तब ये एक्ट लगाया गया था। और ये एक्ट इसलिए था कि जो बंगाल में शासन चल रहा था और उसका जो पद था कलेक्टेड, क्या होता था कि जब ये करते थे तो जो भी रेवेन्यू मिलता था, रेवेन्यू टैक्सेस जो होते थे उनको कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर का पद बनाया गया था। फिर उसको इन्होंने गवर्नर जनरल का पद बना दिया। तो पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसको गवर्नर जनरल की पद भी दे दी गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट कितना 1773 वाला। उसके बाद एक आया चार्टर्ड एक्ट। बहुत सारे आए चार्टर्ड एक्ट, बहुत सारे हैं। 1858 में भी है, 1857 में भी है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो बंगाल तक सीमित नहीं रहा, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। क्योंकि बंगाल से उन्होंने शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने, तो पूरे देश पर हमारे उनका कब्जा हो गया था। फिर उसके बाद जो आया भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें जो गवर्नर जनरल का पद था अब वो कहलाने लगा वायसराय। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के वो कौन थे, विलियम बेंटिंक। और अब जब गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहलाने लगा तो जो पहले वायसराय बने वो है लॉर्ड कैनिंग, और आखिरी गवर्नर जनरल जो थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। ये हमेशा याद रखना है, ये पेपर में घुमा कर पूछता है, ठीक है। इसके बाद एक भारत शासन अधिनियम 1919, इसको हम बोलते हैं मार्लियामेंटो रिफॉर्म। मार्लियामेंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये 1919 में आया था। इसमें क्या होता था कि जो मुस्लिम लीग थी और मुस्लिम जो प्रतिनिधि थे उनके लिए एक विशेष मताधिकार क्षेत्र दे दिया गया था। और यहीं से शुरू हुई थी हिंदू मुस्लिम को अलग करने की अंग्रेज़ों की रणनीति। इसके बाद 2 नेशन थ्योरी यहीं से शुरू हुई है। हम कह सकते हैं ऐसा कि यहाँ से कॉन्सेप्ट मिला था 2 नेशन थ्योरी का। अब इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, ये एक बहुत काम का है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें क्या हुआ था, मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार इसको बोलते हैं हम, इस नाम से ही आता है, ये पेपर में बार बार आता है। इसमें क्या हुआ, पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने का अवसर मिला था। इससे पहले महिलाएं जो थी वो वोटिंग नहीं कर सकती थी। इसके बाद उन्हें वोटिंग करने का अधिकार मिल गया। 1919 मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिकार, और ये आता है भारत शासन अधिनियम 1919 के। और भी ऐसा है भारत शासन अधिनियम 1935, इससे बहुत सारी धाराएं हमने उठा के सीधे सीधे संविधान में डाली हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1935 से ली गई हैं
और उनको चेंज भी नहीं किया गया, हूबहू शब्द बाय शब्द उसमें से उठाकर हमने अपने संविधान में डाला। इसके बाद हम जानेंगे थोड़ी संविधान सभा की बैठकों के बारे में। पहली बैठक जो हुई थी 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल जो हम पढ़ते हैं संविधान में सबसे पहले है हम भारत के लोग, वो 1946 में 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पहली बैठक में रखा, प्रस्तावना रखी उद्देशिका की। और उसके बाद 22 जनवरी 1947, ये बहुत कम समय है, और इसमें संविधान सभा ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, संविधान की प्रस्तावना को, क्योंकि नेहरू जी बहुत इन्फ्लुएंस्ड पर्सन थे, गांधी जी के बहुत करीब थे, तो इसको स्वीकारना बहुत आसान बात थी और उनकी बात कोई नहीं काट सकता था उस समय तो ख़ास तौर पर। तो उनकी बात स्वीकार ली गई 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब हम नाम से ऐसा समझते हैं कि ये भारत में आया हुआ, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश असेंबली में रखा गया था 4 जुलाई 1947 को, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था 18 जुलाई 1947 को, बहुत जल्दी मान गए थे। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश में वो थे क्लेमेंट एटली, और इससे पहले थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को कहा था अर्धनग्न फकीर, और इसी कारण इन दोनों की बनती थी, गांधी जी और विंस्टन चर्चिल की। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हुआ, तब पाकिस्तान एक देश अलग बन गया। हमारे आज़ाद होने से एक दिन पहले पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अलग हो गया। तो ये जो है डेट, ये उनके आज़ाद होने की दिन है, डेट है। और उसके बाद हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि 389 टोटल सीट थी जब पार्टीशन, तब। और उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो 90 सीट जो है वो पाकिस्तान को चली गई, और 90 सीट जो थी उनमें से जो हमारे पास बची 299 सीट्स, ठीक है, उनमें से 208 जो थी वो कांग्रेस की थी, ठीक है, और 73 जो थी वो थी मुस्लिम लीग की, और 14 जो सीटें थी वो अदर्स की थी। अब जो टाइम लगा था संविधान को बनने में, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो ऐसे याद रखेंगे 2, 11, 18। 18 कभी मंथ नहीं हो सकते, ठीक है, और 18 ईयर भी नहीं हो सकते, क्योंकि 18 ईयर लगे नहीं थे, ये हमें याद है। हम हर कोई जानता है कि मतलब 18 साल तो नहीं लगे थे संविधान बनने में, तो बहुत मजाकिया बात है। तो 18 हमेशा क्या होगा, ये सबसे छोटा नंबर होगा, मतलब दिन होंगे 18 डेज, ठीक है, और 2 ईयर्स, बस ये 2 चीज़ें याद रख लेंगे तो 11 तो हमें याद हो जाएगा, 11 मंथ्स, ठीक है। तो ऐसा टाइम था 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, 2, 11, 18 ऐसे याद रखेंगे। और जो सेशन हुए थे, पहला सेशन, दूसरा सेशन, ऐसे करके कुल 11 सेशन हुए थे, और जो डिबेट चली थी वो 114 दिन डिबेट चली थी, और 3 दिन अंबेडकर साहब ने स्पीच देके, मतलब बोलकर संविधान को सबके सामने समझाया था कि कैसे कैसे ये संविधान में हमने क्या क्या बातें रखी है, क्या क्या बातें कही गई है, किस चीज़ के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये सब 3 दिन लगातार अंबेडकर जी ने बोल के बताया था संविधान। तो जो कंप्लीट था वो 26 जनवरी 1949 को संविधान हमारा बनकर कंप्लीट हो गया था, और 15 आर्टिकल उस दिन चालू हो गए थे, मतलब
26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल। अब वो 15 आर्टिकल कौन से थे आप हमको कमेंट करके बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को जब कंप्लीट हो चुका था संविधान, तो हमने उस दिन ही क्यों नहीं गणतंत्र दिवस मनाया? 26 जनवरी 1950 को क्यों बनाया? अब ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की अभी की जो स्थिति है उसमें जो पार्ट है उसमें 22 पार्ट है। ये 2019 का डाटा है, उसमें 25 पार्ट हैं, 448 आर्टिकल हैं और 12 जो हैं वो शेड्यूल्स हैं। पार्ट मतलब भाग, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद और शेड्यूल्स मतलब अनुसूचियाँ। और जब बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी, 359 आर्टिकल थे और 22 उस समय पार्ट थे। संविधान की महत्वपूर्ण समितियाँ, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी समिति जो थी वो थी मौलिक अधिकार समिति। सबसे पहली समिति तो ये थी प्रारूप समिति। हम जानते हैं जैसे एक बिल्डिंग हमें तैयार करनी है तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन जो थी वो रखी भीमराव अम्बेडकर जी ने। उसके ऊपर फाउंडेशन के ऊपर हमारी बिल्डिंगें बनती हैं, फिर उसके बाद जितनी हम माले चाहें उसके ऊपर खड़े कर सकते हैं, लेकिन पर हमें फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और फाउंडेशन पे ही ये बिल्डिंग डिपेंड करेगी कितने दिन चलेगी। तो जो फाउंडेशन खड़ा किया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। अब इसमें 7 लोग थे और इनके नाम बहुत ज़रूरी हैं। जो 7 लोग हैं उनको याद रख लीजिए आप। सबसे पहले तो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर का संविधान लिखा था, क्योंकि अम्बेडकर जी से बोला गया था कि आप संविधान लिखिए जम्मू कश्मीर का अलग से, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अयंगर जी से ये संविधान लिखवाया और फिर उसके बाद नाम आता है, तीसरा नाम कन्हैया लाल मालिक लाल मुंशी, चौथे थे सैयद मोहम्मद शहादुल्लाह और फिर 5वें थे अल्लादी कृष्णमचारी अय्यर और 6वें थे टीटी कृष्णमचारी और 7वें थे एन माधवराव। अब ये दोनों जो है 6वें और 7वें ये दोनों की डेथ हो गई थी, तो इनकी जगह दूसरे लिए गए थे। मैं अब उनका नाम आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए कमेंट करके, और नहीं बताएंगे तो फिर मैं आगे बताऊँगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी समिति थी वो थी मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। उन्होंने यूएसए से ये मौलिक अधिकार को मतलब कहा जाए तो उसी से प्रेरित था, यूएसए से ही इनको इस चीज़ की प्रेरणा मिली थी मौलिक अधिकार की। तो ये सबसे बड़ी समिति थी और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें 54 सदस्य, सबसे ज़्यादा सदस्य इसी में थे और ये बहुत बड़ी समिति थी। समिति इसलिए गठित की थी क्योंकि सिर्फ अंबेडकर जी पूरा संविधान तो नहीं लिख सकते थे। अब इसमें 22 पार्ट थे उस समय। 22 पार्ट में हर एक पार्ट का अलग अलग महत्व है और अलग अलग समितियां हैं। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी 2-3 समिति थी जिनके वो अध्यक्ष थे। 1-2 समिति के अध्यक्ष भी थे और 2-3 समितियों में वो खुद एक सदस्य के तौर पे ही काम किए हैं उन्होंने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 2-3 कमेटियों में एज ए मेंबर काम किया उन्होंने। चलिए, ये तो आज रहा ये संविधान की बात। अब मैं थोड़ी बात करता हूँ आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी जो होती है, आइडियोलॉजी में ही मैं आज बताने वाला हूँ कि जैसे चीन ने आक्रमण कर दिया है इंडिया के ऊपर, तो चीन में जो सरकार है वो सीपीसी गवर्नमेंट है। सीपीसी से चाइनीज़
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये CPC का फुल फॉर्म है। तो कम्युनिज्म क्या होता है और कैसे ये पार्टी की आइडियोलॉजी काम करती है और कैसे कैसे वो सोचते हैं, उनके बारे में थोड़ी। तो लेफ़्ट विंग और राइट विंग। लेफ़्ट विंग में हम यहाँ पर उनकी अप्रोचेस जो होती हैं, एक होती है लिबरलाइजेशन, ठीक है, थोड़े लिबरल होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये अपनी आर्मी इनको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। ये एंटी नेशनलिस्ट होते हैं, या कहा जाए तो वैसे तो कहा नहीं जा सकता, इनके विचार कुछ अलग ही होते हैं। एंटी नेशनलिज्म होता है इनमें, मतलब इनको अपनी आर्मी अच्छी नहीं लगती, इनको दूसरे देश की आर्मी अच्छी लगती है, ठीक है। और फिर उसके बाद इनको अपने देश का कल्चर अच्छा नहीं लगता, दूसरे देश का कल्चर अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सपोर्ट करते हैं किसको, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करेंगे। राइट विंग की आइडियोलॉजी में ये है कि ये जो है कंट्री के बेसिक्स पे रहते हैं, मतलब जो सभ्यता है, संस्कृति है किसी देश की, ये उस पे इनका फोकस रहता है। इस राइट विंग में आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में उदाहरण CPC का मैं दे चुका हूँ आपको, और राइट विंग में आपको उदाहरण है अपने देश की पार्टी ले लीजिए, वो लेकिन पर सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट में आ जाती है, क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट ये दोनों आइडियोलॉजी सही नहीं है। तो थोड़ा सा सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट में हमारे इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो चलती हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में चला जाए तो CPC है, जो चाइनीज़ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है, वो बेस्ट एग्जांपल है। और अगर हम एक्सट्रीम राइट में जाएं तो सबसे बढ़िया उदाहरण मिलेगा जो वो मिलेगा हिटलर का। हिटलर जो फासिज्म है हिटलर का, ये राइट पॉलिसी है, इसकी राइट आइडियोलॉजी है। और इन्हीं दोनों आइडियोलॉजी पर जो इकोनॉमी है वो भी इन्हीं दोनों आइडियोलॉजी पे चलती है। उसके बारे में जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा तब आपको लेफ़्ट और राइट की आइडियोलॉजी एक बार फिर से समझाऊँगा, तब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी होगी, क्योंकि अभी इकोनॉमी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे जब चीज़ें बताएंगे। वैसे हमारी जो देश की आइडियोलॉजी है वो सेंटर लेफ़्ट और सेंटर राइट पे चलती है। तो सेंटर लेफ़्ट की जो है वो है UPA, आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और सेंटर राइट की है जो NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। UPA में आती हैं कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। और उसके बाद एक है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और सेंटर राइट में जो है वो हैं BJP, RSS और स्वयंसेवक संघ जो है, विश्व हिंदू परिषद, ये सब हैं सेंटर राइट में। तो ये जो है सेंटर राइट वाले, ये हमारे देश की संस्कृति और जो बेसिक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और वहीं पर ये लेफ़्ट वाले हैं वो लिबरल हैं, वो चाहते हैं कि हम हर देश की संस्कृति से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लें और अपनी आइडियोलॉजी बनाएं। तो ये रही थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी के बारे में मेरी समझ, जो आपके सामने रख दी। अब आपको करना ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और लाइक का बटन दबाएं, और टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर लें। अधिक से अधिक जानकारी के लिए ये PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? धन्यवाद।